नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी 22 फरवरी 2021 को सेकंड शिफ्ट में जो टोटल 40 जीके के सवाल पूछे गए थे उसमें से 39 एग्जैक्ट सवाल कवर करेंगे। ये सारे सवाल एक्स्ट्रा फैक्ट सहित देखने वाले हैं ताकि आने वाले शिफ्ट में या फिर अन्य किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की आप तैयारी करें तो ज़रूर फायदा मिलने वाला है। इनकी पीडीएफ फाइल दोनों शिफ्ट की, वैसे प्रथम शिफ्ट का वीडियो है वो पहले ही डाल दिया है, यदि आपने नहीं देखा तो 22 फरवरी का फर्स्ट शिफ्ट का देख सकते हो। दोनों की पीडीएफ फाइल आपको एक साथ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है। जिन भी कैंडिडेट ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया जरूर ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। बाकी लास्ट में कमेंट करके बताना सेकंड शिफ्ट के इन 39 सवाल में से आपके कितने करेक्ट हो रहे हैं। इन सभी कैंडिडेट का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने रियल और ऑथेंटिक सवाल है वो टेलीग्राम पर सेंड किए हैं। सवाल कंटिन्यू करो उससे पहले मैं आपको बता दूं, जिन भी कैंडिडेट का अभी एनटीपीसी का एग्जाम नहीं हुआ है या फिर अन्य किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, फॉर्म डाला हुआ है, कंसेप्ट कितना ही आपके कवर क्यों न हो जाए, जब तक आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपके सवाल मिस होने वाले हैं टाइम मैनेजमेंट के कारण। और प्रैक्टिस के लिए टेक्स्ट बुक आपके लिए एक बेहतरीन ऑफर लेकर आए हैं। यहाँ पर आपको 1 वर्ष की वैलिडिटी के साथ अनलिमिटेड मॉक टेस्ट आप लगा सकते हो कितने भी एग्जाम के, एसएससी हो गया, बैंकिंग हो गया, रेलवे हो गया, सारे एग्जाम के मॉक टेस्ट एक ही पास के अंतर्गत 1 वर्ष की वैलिडिटी मिल रही है। इसमें भी यदि आप टीटीजी के कूपन कोड अप्लाई करोगे तो आपको एक्स्ट्रा 30 रुपये का और डिस्काउंट मिल जाएगा। इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। ग्रुप डी के 170 मॉक टेस्ट है, एनटीपीसी के 162 मॉक टेस्ट है। तो चलिए यहाँ पर कंटिन्यू कर लेते हैं। आपके सामने जो पहला सवाल है सेकंड शिफ्ट का, खालसा पंथ की स्थापना कब की गई थी? तो खालसा पंथ की स्थापना है वो 1699 में। कब? ऑप्शन में आपकी 1699 था। किन्होंने की है? तो गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा इसकी स्थापना है वो बैसाखी के दिन आनंदपुर साहिब में की गई थी। अगला सवाल देखिएगा, किस खिलाड़ी का नाम CR7 है? तो नाम से स्पष्ट है, CR का मतलब क्रिस्टियानो रोनाल्डो हो जाएंगे जो कि पुर्तगाल की फुटबॉलर हैं। वायरस की फुल फॉर्म पूछी गई है, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। हृदय से किडनी तक रक्त का परिवहन किसके द्वारा किया जाता है? तो हृदय, हार्ट से लेकर किडनी तक जो रक्त का परिवहन किया जाता है वो रेनाल आर्टरी जो गुर्दे की धमनी है उसके द्वारा किया जाता है। अगला सवाल देखिएगा, सवाल नंबर 5 है कि प्रधानमंत्री वय वंदना योजना है उसके अंतर्गत जो इन्वेस्टमेंट की गई राशि है उस पर कितने परसेंटेज का वार्षिक रिटर्न मिलता है, ब्याज मिलता है? तो इस योजना के अंतर्गत 8% का आपको इंटरेस्ट मिलता है जो भी आपके इन्वेस्टमेंट है। तो ये योजना के लिए जो पात्र कौन है, लाभ कौन उठा सकते हैं? तो योजना के तहत 60 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति हैं उनके द्वारा यहाँ पर निवेशित की जाती है। 10 वर्षों तक सुनिश्चित ब्याज मिलता है। योजना की शुरुआत जो प्रधानमंत्री वय वंदना योजना है LIC के द्वारा संचालित है, शुरुआत 4 मई 2017 को हुई थी। और इसमें 60 वर्ष या इससे अधिक उम्र के जो सीनियर सिटीजन है इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मिनिमम 1.5 लाख, अधिकतम 15 लाख इस स्कीम में निवेशित किया जा सकता है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील का जो डेल्टा है वो किस क्षेत्र में बनता है? ऑप्शन में नदी का नाम भी दिया गया था और आप कमेंट करके बताना। राजस्थान भी स्टूडेंट बता रहे ऑप्शन में था, यदि राजस्थान था तो आपको पता होना चाहिए। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी जो झील है या फिर ज़्यादातर झीलें हैं खारे पानी को राजस्थान में हैं, और सांबर झील है जो कि सबसे बड़ी जयपुर में है। लार्जेस्ट इनलैंड यहाँ पर साल्ट वाटर की ये लेक हो जाएगी। अब बाकी मैं बात करूँ भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील तो वो चिल्का झील ओडिशा में एक लैगून झील है। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, UNCCD COP14 सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? तो ये दोस्तों जो यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिसर्टिफिकेशन UNCCD का जो एडिशन 14वां संस्करण है, जो उस COP का मतलब क्या है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, तो ये हुआ है ग्रेटर नोएडा दिल्ली NCR में हुआ है 2 से 13 सितंबर 2019 को। दुनिया का पहला तैरता हुआ परमाणु संयंत्र किस देश में है? तो ये आपके रशिया हो जाएगा। इस परमाणु संयंत्र का नाम है, न्यूक्लियर पावर प्लांट का, एकेडेमिक लोमोनोसोव इसका नाम हो जाएगा। एकेडेमिक लोमोनोसोव जो रशिया में स्थित एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो दुनिया का फ्लोटिंग है प्रथम तैरता हुआ परमाणु संयंत्र है, 19 मई 2018 को स्थापित हुआ था। अगला सवाल देखिएगा, विश्व की सबसे बड़ी नदी बेसिन कौन सा है? मतलब जो वॉल्यूम रहता है सबसे ज्यादा कौन सी नदी के द्वारा? विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से? तो अमेजन रिवर हो जाएगी, साउथ अमेरिका की नदी है। बाकी विश्व की सबसे लंबी नदी की बात की थी वॉल्यूम के अकॉर्डिंग है, वैसे सबसे लंबी नदी है 4132 माइल है अफ्रीका में, जिसका नाम है नील नदी। और अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, सवाल नंबर 10, मिल्की वे जो आकाश गंगा है वो पृथ्वी की एक, यहाँ पर कह सकते हो पृथ्वी की आकाश गंगा जिसका नाम मिल्की वे है, उसके सबसे नजदीक गैलेक्सी कौन सी है? तो ये आपके हो जाएगा एंड्रोमेडा गैलेक्सी। नेक्स्ट वन देखिएगा, स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू के साथ किसने की थी? तो यहाँ पर हो जाएगा चित्तरंजन दास ने की थी। स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई थी? 1923 में की गई थी। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा इलाहाबाद में इसकी स्थापना हुई थी जिसमें सेक्रेटरी थे मोतीलाल
नेहरू। नेक्स्ट में देखिए यहाँ पर चेल्सी क्लब किस स्पोर्ट से संबंधित है, तो ये जो आपके चेल्सी क्लब हैं ये एक फुटबॉल क्लब है, इंग्लैंड का इंग्लिश फुटबॉल क्लब है जो कि लंदन में ये क्लब स्थित है। इसकी स्थापना 1905 में हुई थी। कथक नृत्य शैली के प्रसिद्ध नर्तक का नाम पूछा है, ऑप्शन में आपकी बिरजू महाराज था, करेक्ट हो जाएगा। इसके अतिरिक्त प्रेरणा देशपांडे भी एक प्रसिद्ध नर्तकी हैं। अगला सवाल देखिएगा, लेजर की फुल फॉर्म आपको पूछे तो LASER जो लेजर है इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। आपको पूछ ले LED की फुल फॉर्म तो आप कहेंगे लाइट इमिटिंग डायोड। LCD की क्या है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। मुस्लिम राज्य में रहने वाली गैर मुस्लिम जनता है उनसे वसूल किया जाने वाला टैक्स का नाम क्या है, तो जजिया हो जाएगा। और भारत में सबसे पहले जजिया कर कुतुबुद्दीन ऐबक ने लगाया था। राष्ट्रगीत के लेखक आपको पूछा है, इजी सवाल, तो वंदे मातरम जो अपना राष्ट्रगीत है उसकी रचना की थी बंकिम चंद्र चटर्जी ने। उनके उपन्यास आनंद मठ से ये रचित हैं मूल रूप से संस्कृत में। और आपको पूछ रहे राष्ट्रगीत जो वंदे मातरम है सर्वप्रथम कौन से कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था, तो 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इस गीत को गाया गया था। वैदिक काल का आपको समय पूछा है तो 1500 से 500 जो ईसा पूर्व है BCE है वो इसका वैदिक काल का समय हो जाएगा। राज्यसभा सदस्यों का अप्रत्यक्ष निर्वाचन किस देश के संविधान से लिया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से दो प्रमुख प्रावधान है, एक तो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, एक ही आपके जो राज्यसभा का निर्वाचन है वो साउथ अफ्रीका से लिया गया है। बाकी मैं बात करूँ राज्यसभा में जो राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों का नामांकन किया जाता है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जरूर देख लेना। जो राष्ट्रपति के द्वारा सदस्य नामांकित किए जाते हैं राज्यसभा में वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। अगला सवाल देखिएगा, नाभिक के संलयन के लिए कितने तापमान की आवश्यकता होती है, तो 100 मिलियन केल्विन तापमान की आवश्यकता होती है नाभिक के संलयन के लिए। नेक्स्ट वन यहाँ पर वाद्य यंत्र एवं वादक से संबंधित सही सम्मिलित नहीं है वो आपको पूछा गया, जहाँ पर ये ऑप्शन कुछ दिए गए थे। तबला वादक का ऑप्शन था, फिर आपके सितार वादक का था, एक सरोद वादक का था, एक अन्य क्या ऑप्शन था आप कमेंट करना। बाकी सरोद वादक की बात करें तो ऑप्शन में मैच किया हुआ था उस्ताद अमजद अली खान है, तो सही सम्मिलित था वो, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि ये प्रमुख सरोद वादक है। इसके अतिरिक्त उस्ताद अलाउद्दीन खां, अयान अली खां, अमान अली, अली अकबर खां ये प्रमुख सरोद वादक है। सितार वादक की बात करें बहुत बार आता है पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी, विलायत खान ये सितार वादक है। तबला वादक में अल्लाह रखा खां, जाकिर हुसैन, चतुरलाल, शामता प्रसाद मिश्र को गुदई महाराज भी बोलते हैं, अनोखे लाल मिश्र, कंठे महाराज, किशन महाराज ये सभी तबला वादक हैं। शहनाई वादक की बात करूं तो बिस्मिल्लाह खान का नाम प्रमुख आता है, एस बलेस, अनंत लाल, अली अहमद, हुसैन खां ये शहनाई वादक हैं। लोकायुक्त का कार्य क्या है, तो ये भ्रष्टाचार की जांच करना। जो सरकारी कर्मचारी हैं वो यदि भ्रष्टाचार करते तो उनके विरुद्ध भ्रष्टाचार एवं पद के दुरुपयोग संबंधित शिकायत की निष्पक्ष जांच करना ही लोकायुक्त। यहाँ पर ये राज्य का आपको याद रखना है, लोकायुक्त आ जाए तो ये राज्य की एक संस्था है और जो लोकपाल है ये केंद्र की हो जाएगी। तो इन दोनों में अंतर है, ऑप्शन में जो राज्य का था वही आपको देखना था। और महाराष्ट्र लोकायुक्त संस्था शुरू करने वाला पहला राज्य था, ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है। अगला सवाल देखिएगा, बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा विधेयक कब पारित हुआ था, तो जो एक्ट की बात हो रही है राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट है 2009 में ये पारित हुआ था और बाद में ये लागू हुआ है 1 अप्रैल 2010 को। और इससे पहले आपको पता होना चाहिए 86 जो संविधान संशोधन पूछ ले तो ये 2002 में हुआ है। इसके अंतर्गत आर्टिकल 21A जोड़ा गया जिसमें प्राथमिक शिक्षा को नागरिकों का मूल अधिकार बना दिया गया। मतलब जो 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों को राज्य के द्वारा मौलिक अधिकार के रूप में प्राथमिक शिक्षा मुफ्त देने का प्रावधान है। इसको प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए ये एक्ट है 2009 में आया था, बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा विधेयक। अगला सवाल देखिएगा, खगोल विज्ञान की कौन सी शाखा है जो ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, उनसे जुड़ी बातों का अध्ययन किया जाता है, तो ये कोस्मोलॉजी हो जाएगी। अगला सवाल, स्वामी विवेकानंद की जो 33 फीट ऊंची प्रतिमा है, स्टेचू है, वो कहाँ पर स्थापित किया गया है, 2019 में दिया गया था। तो 2019 में जो 33 फीट ये भी क्वेश्चन में था कि 33 फीट ऊंची प्रतिमा है 2019 में स्वामी विवेकानंद की जो स्टेचू है वो कहाँ पर अनावरण हुआ है, तो ये बड़ा तालाब रांची झारखंड आपका करेक्ट हो जाएगा। 12 जनवरी कौन सा दिन आता है, सभी को पता होना चाहिए, राष्ट्रीय युवा दिवस है जो स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है। तो 156वीं जयंती के अवसर पर 12 जनवरी 2019 को या फिर कह सकते हो राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर
यहाँ पर जो मुख्यमंत्री है झारखंड के नाम है रघुबर दास हैं, इनके द्वारा 33 फीट ऊंचे स्टेचू का अनावरण किया गया है। रांची झारखंड आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी मैं बात करूं नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 2020 में स्वामी विवेकानंद की मूर्ति का अनावरण कहां पर किया गया, तो ये जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली में। भारत का पहला उपग्रह कौन से देश ने लॉन्च किया, तो प्रथम उपग्रह नाम है आर्यभट्ट। लॉन्च हुआ है 1975 में। किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये रशिया के द्वारा, सोवियत संघ के द्वारा। कॉस्मोस 3M जो प्रक्षेपण वाहन है, लॉन्चिंग व्हीकल का नाम है कॉस्मोस 3M के जरिए इसको लॉन्च किया गया है। 19 अप्रैल 1975 को आर्यभट्ट सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है रशिया के सहयोग से। अगला सवाल देखिएगा, गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं, सभी को पता होना चाहिए। पूछा था कौन सा नहीं है, तो एक ऑप्शन में सूर्य का दिया गया था। सूर्य आपको पता होना चाहिए। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं जो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये नवीकरणीय है। बाकी कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस है गैर नवीकरणीय। अगला सवाल देखिएगा, भारत के 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन रहे हैं, तो गुलजारी लाल नंदा रहे हैं। एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, 2 बार एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर कौन रहे हैं, गुलजारी लाल नंदा। सबसे पहले ये जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद, उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद, दोनों ही केस में 13-13 दिन रहे थे कार्यवाहक प्रधानमंत्री। नेक्स्ट में देखिएगा, मोमबत्ती की जो लो रहती है, फ्लेम रहती है, उसका अंतरतम जो सबसे इनर वाला है, अंतरतम क्षेत्र है, वो काले रंग का क्यों होता है, तो उसका जो इनर मोस्ट जोन है वो ब्लैक कलर का होने का कारण आपको पूछा है। तो पूरी तरह से यहाँ पर जो मोम रहता है वो वाष्पित नहीं होता है, आप कह सकते हो असंतृप्त मोम वाष्प की उपस्थिति के कारण है वो काले रंग का अंतरतम क्षेत्र रहता है फ्लेम का, लो का। देखिए यहाँ पर 3 क्षेत्र हैं और सबसे जो हॉटेस्ट क्षेत्र रहता है तो बाहरी आउटर जोन है, सबसे गर्म है और उसका कलर होता है ब्लू। उसके बाद मिडिल जोन रह जाता है दूसरा जो कि येलो कलर का होता है, जो सबसे ज़्यादा चमकता है, ब्राइट पार्ट होता है और इसमें ड्यू टू कंप्लीट कंबंसन हो जाता है जिसके कारण ये ब्लू रंग का रहता है और इसमें पूरा नहीं होता है असंतृप्त मोम वाष्प की उपस्थिति के कारण। अगला सवाल देखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा राष्ट्रीय समर स्मारक, इंग्लिश में बोले तो नेशनल वॉर मेमोरियल का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 2019 में जो नेशनल वॉर मेमोरियल का उद्घाटन सभी को पता होना चाहिए, नई दिल्ली जो इंडिया गेट पर बना हुआ है, 25 फरवरी 2019 को किया गया है। पूछ ले डिजाइन किसने किया है, तो इसको डिजाइन किया है योगेश चंद्र हसन ने। ये इंडिया गेट के पास ही 44 एकड़ में बना हुआ एक वॉर मेमोरियल है। नेक्स्ट में देखिएगा, भारत में कुल कितनी IIM इंस्टीट्यूट है, मतलब जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कितनी है भारत में टोटल, तो ये 20 हो जाएगा। फिर देखिएगा, मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन का क्या कार्य है, ये पूछा है। तो शरीर में रक्त में जो ग्लूकोज है उसके लेवल को कंट्रोल करने के लिए, तो शरीर में ब्लड में जो ग्लूकोज के लेवल को नियंत्रित करने के लिए, मतलब क्या हो गया, देखिए इंसुलिन हार्मोन एक तो पूछा जाता है किस ग्रंथि से स्रावित होता है, तो अग्नाशय पैंक्रियाज ग्रंथि है उससे स्रावित होता है और अग्नाशय से इंसुलिन और ग्लूकागोन जो 2 हार्मोन रहते हैं स्रावित। तो इसमें जो इंसुलिन हार्मोन है ये ब्लड शुगर है, रक्त शर्करा है, उसके स्तर को बहुत अधिक होता है तो वो हाइपर ग्लाइसेमिया कहलाता है और बहुत कम होता है तो ये हाइपोग्लासीमिया कहलाता है। तो इन दोनों के मध्य ये सामंजस्य बनाए रखता है कौन सा हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन है, तो ग्लूकोज के स्तर को कंट्रोल करता है शरीर के रक्त में। अगला सवाल देखिएगा, यूरोपियन संघ है इसकी स्थापना कब हुई थी, वैसे यूरोपियन संघ है इसका फॉर्मेशन 1957 में स्टार्ट हो गया था, लेकिन यहाँ पर आपके 1993 करेक्ट हो जाएगा। जो मॉस्ट्रिच संधि है, इस संधि का नाम है मॉस्ट्रिच संधि है, उसके बाद में ये प्रभावी हो गया था, 1993 आपका हो जाएगा। देखिए इससे पहले एनटीपीसी में एक सवाल आया था, यूरोपीय संघ से बाहर निकलने की प्रक्रिया कहलाती है ब्रेक्जिट हो जाएगा। अभी यूके जो लेफ्ट हुआ था 31 जनवरी 2020 को यूरोपियन यूनियन है उनसे ही एग्जिट हो गया है और अभी वर्तमान में यूरोपियन संघ है, यूरोपियन यूनियन है, मुख्यतः यहाँ पर टोटल 27 देशों का ये एक राजनीतिक और आर्थिक मंच हो जाएगा और इसका फॉर्मेशन है 1957 में रोम की संधि के द्वारा ये फॉर्मेशन शुरुआत हुई थी, प्रभावी माना जाता है 1993 से। न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स NFC कहाँ पर स्थापित है, तो न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स है ये हैदराबाद में स्थापित है, 1971 में हुआ था। अगला सवाल देखिएगा, यहाँ पर पोस्टल पिन कोड में प्रथम 2 डिजिट क्या इंगित करते हैं, जो भी आपका पोस्टल पिन कोड रहते हैं 6 डिजिट जिसमें रहते हैं, पूछा है फर्स्ट 2 डिजिट है, आप बताना ऑप्शन क्या थे। बाकी यदि सर्कल था तो सर्कल
टोटल करेक्ट कर देना, स्टेट था तो स्टेट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर मैं बताऊँ पिन कोड की, जैसे कि इसके अलग से एक मैंने PDF भी डाले क्योंकि ग्रुप डी 2018 में पिन कोड से सवाल आए थे शिफ्ट में कि कौन सा पिन कोड किस स्टेट का है, तो वो PDF आप जरूर देख लें, टेलीग्राम चैनल पर है। तो टोटल पिन डिजिट होती हैं 6, जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल देख सकते हो 34, 40, 35। तो इसमें जो प्रथम फर्स्ट डिजिट है वो रीजन को शो करता है। रीजन कौन से, जैसे कि नॉर्थर्न रीजन में 1 या फिर 2 है, एक डिजिट हो गया, जैसे कि 1 से लेकर टोटल 9 रीजन है यहाँ पर डिजिट में, तो 1 और 2 जो डिजिट हैं वो रीजन को शो करेंगे, जो प्रथम डिजिट रहेगी रीजन को टोटल 6 डिजिट में से। और उसके बाद जो सेकंड डिजिट है, इसको थोड़ा मैं और कर देता हूँ, तो सेकंड डिजिट है वो आपके सब रीजन को इंगित करेगी, डिनोट करेगी। फिर यहाँ पर जो तीसरी है वो स्पेशल डिस्ट्रिक्ट में कौन सा आपका पोस्ट ऑफिस किस डिस्ट्रिक्ट में है, और अंतिम 3 जो डिजिट रहती है वो उस पोस्ट ऑफिस को डिनोट करने वाली है। तो यहाँ पर टोटल 9 आप जोन देख सकते हो। एग्जाम आ जाए आर्मी के लिए कौन सा पोस्टल जोन में हो जाएगा, तो 9 नंबर है स्पेशल आर्मी के लिए है। नॉर्थर्न में 1, 2, वेस्टर्न में 3, 4, साउथर्न रीजन में 5 से 6 जो प्रथम डिजिट की बात हो रही है, और ईस्टर्न रीजन में 7 और 8। जैसे कि प्रथम डिजिट है वो 3 आ जाए, इसका मतलब वो किस क्षेत्र का, वेस्टर्न रीजन है, तो ये राजस्थान हो सकता है, जो भी वेस्टर्न रीजन में आते हैं। अगला सवाल देखिएगा, प्रथम भारतीय अंटार्कटिका अभियान किसके नेतृत्व में शुरू किया गया था, तो ये हो जाएगा आपके इसका सही आंसर डॉक्टर शाहिद जहूर कुशीम के द्वारा प्रथम भारतीय अंटार्कटिक अभियान है। ये नेतृत्व किनके द्वारा किया गया आपको पूछा है, तो शाहिद जहूर के द्वारा कब किया गया था, 1981-82 में। सेकेंड नेतृत्व किया गया VK रैना के द्वारा। और मैं बात करूं आपको 1960 में भारतीय नौसेना के जो मौसम विज्ञानी जिनका नाम है रामचरण, वो अंटार्कटिका का दौरा करने वाले प्रथम भारतीय पूछे, तो 1960 में इन्होंने दौरा किया था और वहीं पर किसी एक्सीडेंट से उनकी मृत्यु हो गई थी 1961 में, तो नाम इनका रामचरण हो जाएगा। उसके बाद जो प्रथम भारतीय अंटार्कटिका अभियान का नेतृत्व किया गया वो शाहिद जहूर के द्वारा किया गया है। और बाकी आपको पता होना चाहिए अंटार्कटिका के जो भारत के रिसर्च बेस है उनका नाम क्या है, तो दक्षिण गंगोत्री है, मैत्री है, भारती है। यहाँ से पूछा जाता है ओड एंड आउट से कौन सा नहीं है। नेक्स्ट देखिए, मिनामाता जो कन्वेंशन है मरकरी पर, वो हस्ताक्षर कब या फिर कहाँ पर हुए, इस टाइप से पूछा गया है। तो ये 2013 को हुए थे। तो ये कहाँ पर हुए संधि पर हस्ताक्षर, कुमामातो जापान में हुए हैं। मैं बात करूँ मिनामाता की, तो ये एक जापान की सिटी है, वहीं से इसका नाम मिनामाता कन्वेंशन रखा गया है। तो 2013 पर इस पर हस्ताक्षर हुए, 140 देशों ने यहाँ पर भाग लिया था। और अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, सवाल नंबर 37 है, ड्रॉप बॉक्स, स्काई ड्राइव, गूगल ड्राइव, ये सभी क्या है, तो ये क्लाउड स्टोरेज हो जाएगी। क्लाउड स्टोरेज का मतलब जो ऑनलाइन स्टोरेज रहती है, जैसे कि आप ड्राइव में कोई भी PDF वगैरह सेव करते हो, ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हो किसी भी डिवाइस में। नेक्स्ट देखिएगा, इंडस्ट्रियल रोबोट्स बनाने वाली कंपनी कूका किस देश के स्वामित्व वाली कंपनी है, तो जो कूका है इंडस्ट्रियल रोबोट बनाती हैं वो किसके अभी अंडर में है, ओवन किसके द्वारा की जा रही है, तो स्वामित्व हो जाएगा यहाँ पर एक चीनी कंपनी है, मीडिया ग्रुप के स्वामित्व में हो जाएगी। जो कूका रोबोट बनाने वाली एक कंपनी है वो किसके अंतर्गत आती है, तो एक चीनी देश का पूछा तो चाइना की मीडिया ग्रुप के स्वामित्व में है। ये सबसे पहले जर्मन के थी और 2016 में इसको है ये ओवन कर लिया है, मीडिया ग्रुप ने इसको खरीद लिया है। कूका जो एक औद्योगिक रोबोट बनाता है। कौन सा भूमंडलीय पवनों का प्रकार है, इस प्रकार पूछा गया है। जो प्लेनेटरी विंड्स है, भूमंडलीय पवन है, उसके प्रमुख प्रकार की बात करूँ तो पूर्वी पवन है, जैसे ट्रेड विंड रहती है, व्यापारिक पवनें हैं। उसके बाद पश्चिमी या फिर पछुआ पवनें हो जाएगी, और ध्रुवीय पूर्वी पवनें। ये 3 प्रमुख प्रकार है भूमंडलीय पवनों का। जो भी ऑप्शन में था आप सही कर सकते थे। स्थानीय बाकी पवनों की बात करूँ तो एक आपके ये हो जाएगी पवन जो प्लानेटरी भूमंडलीय पवन है। एक आपके स्थानीय पवनें भी होती हैं जो समुद्र समीर है, घाटी समीर है, और जैसे गर्म पवनें हैं वो भी स्थानीय हो जाएगी, लू वगैरह। एक आवर्ती पवनें जो मानसूनी पवनें रहती हैं। और इस प्रकार आपके ये हो गए टोटल 40 में से 39 जीके। और एक आपके रीजनिंग में इस टाइप से था, टेनिस बॉल, क्रिकेट बॉल, गोल्फ बॉल, अमेरिकन फुटबॉल। तो अमेरिकन फुटबॉल एक स्पोर्ट है, बाकी सभी बॉल हैं, और ये एक स्पोर्ट है, खेल हो जाएगा, रग्बी की तरह ही इसे खेला जाता है। और इस टाइप से आपके जीके के सवाल पूछे गए सेकंड सेट में। आप कमेंट कर देना कि आपके यहाँ से कितने करेक्ट हो रहे हैं। मैं मिलता हूँ ऐसे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।